जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी भी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में आज से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर पढ़ना, जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत खाते। इससे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल, लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल, यूनिट कॉस्टिंग एंड सिंगल आउटपुट, टेंडर प्राइस, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मशीन और रेट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को खत्म कर चुके हैं। 3 चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कॉस्ट ऑडिट। तो इन 3 में आज से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया लागत खाते। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं। तो आज हमेशा की तरह अपने पहले वीडियो में बात करेंगे पूरे का पूरा इस चैप्टर के नाम पर, इसके अर्थ पर, इसके यूज पर और इसके फॉर्मेट पर। ये सब कुछ आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के संदर्भ में। और फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहना अपनी बुक से। कोई भी क्वेश्चन आपको बिना पढ़ा मिलेगा नहीं, उसके जैसा क्वेश्चन कोई ना कोई आप कर चुके होंगे, क्योंकि हम पूरी ही प्रैक्टिस सेट के में से उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और आपके साथ में सॉल्व करते हैं जो बाकी के अन्य क्वेश्चंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने मिस किया ना तो वो सब कुछ आगे जो हम लोग आगे वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिनको कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, यूज़ क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो सब मिस कर देंगे। तो इसे मिस ना करिएगा। एक चीज़ और, वीडियोस के व्यूज़ को देख करके ये मत सोच लेना कि यहाँ पर आपको यूज़फुल कंटेंट नहीं मिलेगा। व्यूज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको यह वायदा करता हूं, अगर लगातार आपने हमारे साथ आज रह करके ये वीडियो देख लिया तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और चीजें आपको बहुत ही सरलता पूर्वक पूरे चैप्टर की चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर, जिसमें हम लोग को बात करनी है आज प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत खाते। क्या होती है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग और क्यों करी जाती है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये एक ऐसा मेथड है जो ऐसे उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यह मेथड, जिसका नाम है प्रक्रिया लागत खाते। तो प्रक्रिया लागत खाते, इन तीनों का अर्थ अलग अलग है, अभी समझेंगे इसको। है क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग को कौन सा मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है जो ऐसे बिजनेस में यूज किया जाता है जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लो कोई भी रॉ मटेरियल है जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। कितना? 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। तो प्रत्येक स्टेप की कॉस्ट क्या आई थी। फर्स्ट स्टेप में उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, फिर सेकंड में गई तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई, थर्ड में गई तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम यूनिट कॉस्टिंग के आधार पर उसका कैलकुलेशन करना चाहते तो भी हो जाती। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो अगर उन सभी एक्सपेंडिचर्स को हम वहां स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमें ये तो पता ही चल जाएगा कि कितना खर्च किया हमने, और एटलीस्ट लास्ट में जितनी यूनिट्स हमें प्रोडक्शन की मिलेंगी। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे पता चल जाएगी। लेकिन अब बीच में कहीं पर माल चोरी हो गया, लॉस इन वेट हो गया, भार में कमी आ गई, स्क्रैप हो गया, नॉर्मल वेस्टेज 2 तरीके का होता है, नॉर्मल वेस्टेज हो गया, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, कहीं पर स्क्रैप ज्यादा चला गया। ये कैसे जान पाएंगे कि कहां पर ऐसा हो गया। तो जहां पर
प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए 2-3 स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। वहां पर उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड लिया गया उसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। प्रोसेस का मतलब क्या है? जिसको हम कहते हैं प्रक्रिया। एक ऐसी क्रिया जो बार बार होती है उसको प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रक्रिया जो है, ये जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, ये प्रबंध की एक प्रक्रिया है, मतलब लगातार होती है ना। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें निरंतरता है, जो लगातार होने की प्रवृत्ति रखती है, उसको प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहां पर क्या प्रक्रिया का मतलब है? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इंडस्ट्रीज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इसका यूज करते हैं, तब इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मान लो ए प्रोसेस के बाद गया वो बी प्रोसेस में, फिर सी प्रोसेस में। ए प्रोसेस में मैंने रॉ मटेरियल डाला और सी प्रोसेस ने मुझे क्या किया? फिनिश गुड्स दिया। फिनिश गुड्स कहां मिला? सी प्रोसेस में। तो यहां पर कुछ काम हमने उसमें किया, कुछ काम हमने यहां पर किया, कुछ काम हमने यहां पर किया, देन वो मुझे मिला। जैसे क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है ना, जिससे हम पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, और क्या नाम है, मिट्टी का तेल भी बनता है। ओके, ये पदार्थ एक ही है। उससे फिर क्या किया जाता है? उसकी क्रशिंग करी गई, निकाला गया, फिर उसकी रिफाइनिंग की गई, उसके बाद में क्या किया? फिनिशिंग की गई, तब उसमें से इनको अलग अलग किया गया। ओके, तो देखो उसे कई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। अगर आपने कड़वा तेल जो घर में यूज किया जाता है, तो सरसों से जब कड़वा तेल बनाने का प्रोसेस होता है, तो एक तरफ ऐसा नहीं कोल्हू में सरसों डाली गई और पूरा तेल निकल गया, ऐसा नहीं होता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, क्योंकि ये तो भाई घरेलू यूज की चीज है, हर शहर में भी कोल्हू होते हैं। तो क्या किया जाता है? कोल्हू के अंदर सरसों डाली गई, कुछ तेल निकला, कुछ खल निकली, फिर उठा के डाला गया, फिर तेल निकला, खल निकली, फिर उठा के डाला गया। 3-4 बार जब उसको इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तब जाके पूरे का पूरा तेल वहां से निकल पाता है। तो अब क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल सरसों था, फिनिश गुड्स उसका ऑयल है, वो जो तेल हमने निकाला वो उसका फिनिश गुड्स है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया गया? कई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ऐसे ही किसी शुगर फैक्ट्री के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, गन्ना। फिनिश गुड्स क्या है? वो चीनी बनाती है, शुगर बनाती है। शुगर बनने के लिए गन्ने से ऐसा थोड़ा इधर से गन्ना लगाया उधर से चीनी निकल गई, ऐसा नहीं होता है ना। आप देखें, किसी भी फैक्ट्री को देखें, शुगर फैक्ट्री को देखें, तो बड़े बड़े से वहां टैंक, जैसे आपको जैसे वो पानी वाली टैंक की टंकी नहीं होती बड़ी वाली, इस तरीके के बहुत सारे टैंक आपको दिखेंगे। तो इसमें होता क्या है? गन्ने से रस निकाला जाता है, रस को बॉईल किया जाता है तो वो थोड़ा और गाढ़ा होता है, फिर उसको और गाढ़ा किया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, फिर वो आगे मशीनरी पे जाती है, देन वहां से शुगर आउट होती है। तो क्या हो रहा है? कई एक स्टेप हैं, उन सब की कॉस्ट पता होनी चाहिए। ओके, तो प्रोसेस का मतलब है जहां पर रॉ मटेरियल डाला गया और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ जगहों से होकर के गुजरना पड़ा। ओके, तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पर भी जाने हमने कितना खर्च किया और कितनी यूनिट बनी। कितना खर्च किया हमने यहां पर? जैसे मान लो ए प्रोसेस में हमने खर्च किया कितना? हमारा खर्च हुआ है 1,50,000 और 1,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस कर ली। तो 1,50,000 को अगर हम 1,000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है 150 रुपए पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ रही है। जब हम बी प्रोसेस के अंदर इंटर किए तो हमारा खर्चा अब कितना हो चुका है? 2.5 लाख रुपए हो चुका है। कितना हो चुका है? 2.5 लाख रुपए हो चुका है। और यहां पर अब हमको 750 यूनिट मिली हैं, क्योंकि ये जो 1,000 यूनिट हमने बी प्रोसेस में डाला था, जो ए प्रोसेस में डाला, ये पूरा बी प्रोसेस में हमको प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कहां चला जाएगा? उसकी बात करूंगा अभी। 250 यूनिट चली गई और कॉस्ट अब टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो गई है? 2.5 लाख रुपए।
तो इसका मतलब है कि 2.5 लाख को जब हम 750 से भाग करेंगे तो एक जीरो ये चला जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 इक्कन 25 हो जाएगा। अब 1,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 333 रुपया 33 पैसा पर यूनिट हमारी कॉस्ट हो जा रही है। ओके, जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट हो गई है 4 लाख रुपए। कितनी हो गई है? 4 लाख रुपए हो गई है। कहां पर? सी प्रोसेस के अंदर मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 4 लाख। मुझे कितनी यूनिट का प्रोडक्शन मिला? 500। ओके, 500 यूनिट्स। इसका मतलब है जब हम यहां पर पहुंचे और इसको हमने 500 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला 5×8 = 800 रुपए पर यूनिट। पहली प्रक्रिया में 150 रुपया पर यूनिट पर हमारा माल तैयार हो गया था। कितना रुपए पर तैयार हो गया था? 150 रुपए पर यूनिट पर तैयार हो गया था। जब सेकंड यूनिट के अंदर हम आए हैं, सेकंड स्टेप में आए तो मेरा टोटल खर्च हो चुका है 2.5 लाख रुपए और प्रोडक्शन कितना मिला है? 750 यूनिट का प्रोडक्शन मिला है। तो पर यूनिट मेरा खर्च कितना हो चुका है? 333 रुपए 33 पैसे हो चुका है। जब हम लास्ट फिनिशिंग टच में गए तो हमको 500 यूनिट का प्रोडक्शन मिला, जबकि मैंने 1,000 यूनिट डाली थी। हो सकता है मैंने 1200 डाली हूं, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो, ये भी हो सकता है मैंने 1200 यूनिट डाली थी रॉ मटेरियल की, जिसमें से 1,000 यूनिट का मुझे प्रोडक्शन मिल गया, जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए थी। तो 150 रुपए पर वो मुझे पड़ गया वहां ए प्रोसेस में। बी प्रोसेस में मेरी ओवरऑल कॉस्ट हो चुकी है 2.5 लाख रुपए और मुझे प्रोडक्शन मिला है 750 यूनिट का। तो अब एक यूनिट 333 रुपए 33 पैसे की हो चुकी है। ऐसे ही जब हम यहां पहुंचे हैं तो हमारा 4 लाख रुपए ओवरऑल खर्च हुआ है, यहां और यहां मिला करके, और मुझे 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिला है। तो एक यूनिट मेरी कितने की हो गई है? 800 रुपए की हो गई है। अब देखो इसको हम कैसे जानेंगे? हम क्या जान रहे हैं? लगातार हर एक प्रोसेस में क्या जान रहे हैं? हर एक प्रोसेस में हम क्या जान रहे हैं? कॉस्ट। क्या जान रहे हैं? कॉस्ट। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? प्रोसेस कॉस्ट। हर एक प्रोसेस, चूंकि मेरा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, तो हर एक प्रोसेस की कॉस्ट हम जानना चाहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ये अकाउंटिंग करे बिना थोड़े हम जान गए कि इतनी इतनी कॉस्ट आएगी। तो लागत लेखांकन का एक ऐसा मेथड जो ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए कुछ एक स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, और हर एक स्टेप पर कॉस्ट जानना प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उस अकाउंटिंग का नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि इस अकाउंटिंग में हम क्या जानते हैं? हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को जानने का प्रयास करते हैं। इस वजह से इसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन से व्यवसाय में यूज किया जाता है? जैसे जो दवाइयां बनती हैं, जो मेडिसिन बनती हैं, इनके लिए प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इनको कई एक स्टेप से गुजरना होता है। जो पेंट बनाती हैं कंपनियां, इनको कई एक स्टेप से गुजरना होता है, इनके लिए ये यूज किया जाता है। जो क्रूड ऑयल निकालने का काम करती हैं, जो कच्चा तेल खनन का काम करती हैं कंपनियां, ये इस तरीके की ये वाला अकाउंटिंग यूज करती हैं। जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं वो ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए कई एक स्टेप से होकर के गुजरता है। तो उस हर एक स्टेप को एक प्रोसेस का नाम दिया गया और उस हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को जानने के लिए अकाउंटिंग की गई, तब इसका नाम दिया गया प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। बात समझ में आ गई होगी शायद। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम जान सकें कि यहां से 1000 यूनिट चली थी तो 250 यहां चली गई, तो मैं ये जानता हूं कि 250 इसके बीच में है, और मैं ये जानता हूं कि जब यहां से यहां पहुंचे तो 250 यहां चली गई। अदरवाइज अगर मैं यहां से सोचो 1200 लगा करके मैं चलता और 500 का प्रोडक्शन मिलता, तो मैं किससे पूछता कि 700 यूनिट कहां गई? अकाउंटेबिलिटी जनरेट नहीं होती। किसकी? मैनेजर्स की। उनकी जवाबदेही तय नहीं कर पाते कि आखिर हुआ क्या। कहीं पर ज्यादा यूनिट्स चली गई, कहीं कम यूनिट गई, कहीं की कॉस्ट एकदम से फ्लक्चुएट हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? स्क्रैप ज्यादा जा रहा है, लॉस इन वेट हो जा रहा है,
बाई प्रोडक्ट मिल जा रहा है, उसको हम कैसे बेच पा रहे हैं, ये हर जगह पर जब हम जान पाएंगे तब अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो पाएगी, तो और सही तरीके से उसका सुपरविजन किया जाएगा और सही तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आई ही इसलिए है ताकि हम पूरी की पूरी कॉस्ट को एग्जामिन कर पाएं, एस्टिमेट कर पाएं और कंट्रोल कर पाएं। हम जाने कि कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका अनुमान लगा पाएं और उस पर नियंत्रण रख पाएं। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। हर एक संस्था चाहती है कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो और इसको तो हम टच नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में आप छू नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो एक ही तरीका है कि इस कॉस्ट को क्या कर लो, कंट्रोल कर लो और प्रॉफिट को बढ़ा लो। बस इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करी जाती है। तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है समझ पाए, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या यूज है ये चीज समझ पाए, बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। आखिर प्रोसेस अकाउंट का हम फॉर्मेट कैसे देखेंगे, कैसे तैयार किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बस छोड़ के ना भागिएगा, उबिएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बातें करनी बाकी हैं, थोड़ी देर और। जब फॉर्मेट की बात करी जाएगी तो यहां पर इस तरीके का फॉर्मेट बनाया जाता है, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। अमाउंट की जगह आप टोटल कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कोई भी नाम हो सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा, जैसे मान लो मैं ए प्रोसेस बना रहा हूं तो यहां पर प्रोसेस ए हो जाएगा, ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। कैसे क्या क्या लिखा जाता है इसके अंदर, देखो जब हम ए प्रोसेस में आए, मान लो मुझे 3 प्रोसेस में जाना है, ए बी सी, तो ए प्रोसेस में आएंगे तो कुछ रॉ मटेरियल मुझे डालना पड़ेगा उस प्रोसेस में, तो उसको कहते हैं टू मटेरियल्स इश्यूड। मान लो मैंने 1000 यूनिट डाल दी जो कि 50 रुपए पर यूनिट थी, तो ये उसकी कॉस्ट हो गई। 1000 यूनिट मटेरियल, 1000 यूनिट हो सकता है, टन हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपकी यूनिट हो, उतना मटेरियल मैंने डाला, उसकी कॉस्ट क्या थी, @50 पर यूनिट, यहां लिख दिया। और क्या खर्च करने होते हैं, 2 मटेरियल्स, ये मटेरियल्स कुछ अलग है क्या, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल्स हो सकता है, अलग से हो सकता है, ये आपको अलग मिलेगा ज्यादातर, तो यहां नहीं लिखेंगे, अब इसको यहां लिखेंगे। सपोज दैट मेरा मटेरियल हो गया 60,000 का, अलग से कोई और मटेरियल मैंने डाला इसके अंदर। और क्या होता है, 2 वेज, मान लो 1,00,000 रुपए की मजदूरी भी हमको लगानी पड़ी, कितनी मजदूरी लगानी पड़ी, 1000 की मजदूरी लगानी पड़ी। ओके, ये हो गया। 2 ओवरहेड्स, अन्य खर्चे कोई भी हो सकते हैं, मान लो मैं 20,000 रुपए मान लेता हूं, कितना, 20,000 रुपए मान लेता हूं, ये हो गया। इतना ही होता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी जाती हैं, बस इतनी 4-5 चीजें होती हैं। ओके, कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा उसकी बात अलग करूंगा, पहले प्रोसेस की ऐसे बात कर लूं। ये 4 चीजें मान लो मैंने लिख लिया, इसमें से केवल मटेरियल्स ही यहां लिखा जाएगा, फिर कोई भी बात यहां पर नहीं लिखी जाएगी आगे। क्लियर। अब और क्या होगा आगे, एक होता है बाय लॉस इन वेट, क्रेडिट साइड में, बाय लॉस इन वेट। लॉस इन वेट क्या होता है, कई बार जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटर करते हैं तो कुछ चीजें हमारी चली ही जाती हैं, कहां चली गई मुझे पता ही नहीं चलेगा, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। खास तौर पर जब आप रासायनिक पदार्थ बना रहे हो, कोई रासायनिक पदार्थ बना रहे हो, कुछ केमिकल्स बना रहे हो, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ में उनका संपर्क होता है तो वो वाष्पीकृत होने लगते हैं, मतलब उड़ने लग जाते हैं हवा में। जैसे पेट्रोल डलवाते हुए जब टंकी में पेट्रोल पड़ रहा हो तो देखो टंकी से आपको कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा,
इसका मतलब वो मशीन मशीन में चल रहा है, पेट्रोल आपकी टंकी में जा रहा है, लेकिन टंकी से कुछ पेट्रोल हवा में जा रहा है, उसको रोक नहीं पाएंगे। ये लॉस इन वेट होता है और हमेशा होता है, उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आप कोई भी पैकिंग वाली चीज खरीदें तो उस पर लिखा होता नेट वेट एट द टाइम ऑफ पैकिंग। जब पैक किया जा रहा था तब इतना वेट था, अब रास्ते फिर कहां चला गया पता नहीं। ओके, तो लॉस इन वेट हमेशा यूनिट्स में होता है, अमाउंट में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको बेच नहीं पाओगे, जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो बेचेंगे कहां से। ओके, तो लॉस इन वेट हमेशा कहां होगा, लॉस इन वेट कहां होगा, यहां पर यूनिट्स में लिखा जाएगा हमेशा। जैसे मान लो लॉस इन वेट आपको कभी कभी परसेंटेज में देगा, कभी कभी सीधा दे देगा। मैं परसेंटेज मान लेता हूं @2%। जितने भी परसेंटेज होते हैं वो यूनिट्स के टोटल पे निकलते हैं। मान लो यहां पर ये 1000 लिखी, यहां पर भी कुछ लिखा होता तो जो यहां टोटल आता, यहां पर टोटल आता उस पर ये परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका मतलब है 2% ऑफ 1000 यूनिट्स, तो कितना हो गया 20 यूनिट्स, और यहां कुछ नहीं। अब आपसे कॉमर्स टीजीटी, कॉमर्स पीजीटी, कॉमर्स जीआईसी, कॉमर्स नेट, ऐसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉस इन वेट का टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोसेस कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सीधी सी बात है, लॉस इन वेट आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देती है, या कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि इतना रुपया मैंने लगाया तो 1000 यूनिट मैंने डाली, अब रुपया तनिक भी कम नहीं पड़ा, क्योंकि देखो रुपए के कॉलम में कुछ नहीं लिखा है और यूनिट 20 कम पड़ गई। तो अगर 20 यूनिट कम पड़ जाएंगी तो अब इतना रुपया खर्च करके मुझे कितनी यूनिट मिलेगी, 980। तो जब इतने रुपए को हम 980 से भाग करेंगे 1000 की जगह, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखना हमेशा। समझ में आ गई बात? फिर होता है बाय सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट 5% ऑफ, ये भी वही सेम बात है। यहां जो टोटल आएगा यहां पर 1000, साथ में हो सकता है कई बार और मटेरियल मिलेगा तो उसका भी टोटल, जो यहां पर टोटल होगा उस पर ये परसेंटेज निकलते हैं, तो 1000 ये आएगा 50 एट द रेट 1 रुपीज पर यूनिट, 1 पर यूनिट, 1 रुपए पर यूनिट में बेच दिया गया। तो देखो यहां पर कितना, 50 रुपए स्क्रैप बेचा जाता है। स्क्रैप क्या होती है, छीलन होती है, अवशेष होता है। अवशेष मतलब जैसे आपके घर में लकड़ी का काम चल रहा हो, तो आप देखते हैं जब दरवाजे लग गए, विंडो बन गई, खिड़कियां लग गई, अलमारी पूरी सेट हो गई, तो लकड़ी के तमाम सारे टुकड़े, लकड़ी का तमाम सारा छीलन बच जाता है, वो बिक जाता है। वो क्या है, स्क्रैप है। आपके घर में टाइल्स मार्बल्स का काम चल रहा हो तो देखो सब काम खत्म हो जाएगा तो बहुत सारा टाइल आपके पास टूटा हुआ रह जाएगा, बिक जाता है, वो स्क्रैप है। आपके घर में कहीं पर लोहे का ग्रिल वगैरह का काम चल रहा हो, घर पे ही बनवा रहे हो, बनी बनाई ना लगवा रहे हो, घर पे ही बनवा रहे हो, आप मिस्त्री बुला के वो मटेरियल सब लेके आया आपके घर पे बना के फिर लगा रहा है आपको यहाँ, आप देखो लोहे के तमाम सारे टुकड़े आपके यहाँ बच जाएंगे। वो क्या है, स्क्रैप है, बिकता है। ओके, बिक जाता है। तो कितना, मान लो 50% निकला तो 50 यूनिट का मिला और 1 रुपए पर यूनिट वो बिक गया। जो स्क्रैप होता है, सेल ऑफ स्क्रैप होता है, ये भी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। ये कैसे बढ़ा देता है? अगर हम यहां की तो पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे तो देखो 1,20,000, 1,80,000, 2,30,000 हो रहा है। कितना यूनिट लगाया हमने, 1000 यूनिट पर मेरी कॉस्ट आ रही है 2,30,000। और जब, तो अगर हम उसको पर यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगी, 230 रुपए के आसपास आएगी एक यूनिट की कॉस्ट। और यहां एक यूनिट कितने की बिक रही है, 1 रुपए की बिक रही है। तो 230 रुपए पर यूनिट वाली चीज अगर हम 1 रुपए पर यूनिट में बेचेंगे तो फिर कॉस्ट तो हमारी बढ़ जाएगी ना। तो ये जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है ये भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। ओके, अच्छा, नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर कोई अन्य रिकवरी हो रही है कहीं से, ओके, जैसे मान लो कि सरसों से ऑयल बनाने का, रिफाइनिंग करने का काम चल रहा है, उसको बनाने का काम चल रहा है, तो फिर जो बैग्स खाली होंगे, जो बोरियां खाली होंगी, वो बेच दी जाएंगी। तो अगर कोई भी रिसीव हो रहा हो, कोई भी वैल्यू आपको रिसीव हो रही होती है तो वो क्रेडिट साइड में पोस्ट करी जाती है।
और कोई एक्सपेंस आप कर रहे हैं तो डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है। हो सकता है आपको कोई बाई प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, जैसे मान लो आपको 30 यूनिट का बाई प्रोडक्ट मिला और जिसको 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने 3,000 रुपए में बेच दिया। तो सबसे पहले समझें कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है जिसका नाम बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, और एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं उप उत्पाद और इसको कहते हैं संयुक्त उत्पाद। इसको क्या कहेंगे? उप उत्पाद या फिर उपोत्पाद कहते हैं, और इसको कहते हैं संयुक्त उत्पाद। ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जहां पर प्रोडक्शन करने हम कुछ और गए थे, इसको प्रोड्यूस करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ये हमको अपने आप मिल गया। इसको प्रोड्यूस करने का मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसको बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमको अपने आप मिल जाता है, और इसकी कुछ कॉस्ट भी हमको रियलाइज होती, बिकता ये भी है। तो इसको क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट। जैसे सरसों से जब तेल निकाला जाता है तो तेल, उद्देश्य था सरसों से तेल निकालने का, लेकिन साथ ही साथ उसके खल भी निकलती है, वो बाई प्रोडक्ट है। खल आप वो भी बिकती है, वो निकालने का आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका बस चले तो पूरे का पूरा तेल निकालें, लेकिन वो निकलेगा, उसका सिस्टम ऐसा है। शुगर फैक्ट्रीज शुगर केन से शुगर निकालने का काम करती हैं, लेकिन उनको बदले में कई अन्य पदार्थ भी साथ में मिलते हैं, जैसे खोई मिलती है, जो गन्ने का ऊपर का छिलका रह जाता है ना, कुछ खाद जैसी मई जैसी, मतलब उसका एक पदार्थ होता है, वो भी अलग से निकलता है, वो भी बिकता है। वो क्या है? बाई प्रोडक्ट है। उसको निकालने का, उसको बनाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये क्या था? बाई प्रोडक्ट था। ये क्या? बाई प्रोडक्ट है, जहां पर उत्पादन करने कुछ और गए और उसके साथ में कुछ और भी मिल गया, तो उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ये भी बिक जाता है। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? संयुक्त उत्पाद क्या होता है? संयुक्त उत्पाद का तात्पर्य, संयुक्त ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसका रॉ मटेरियल एक ही हो और उसी रॉ मटेरियल से अलग अलग चीजें निकल जाएं, अलग अलग चीजें बना दी जाएं, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हो गया। जैसे एक कारपेंटर, बढ़ई जिसको कहते हैं, कारपेंटर, उसके लिए रॉ मटेरियल है लकड़ी, उसी से आप टेबल बनवा लीजिए, उसी से चेयर बनवा लीजिए, उसी से स्टूल बनवा लीजिए, उसी से बेड बनवा लीजिए, उसी से विंडो बनवा लीजिए, उसी से दरवाजे बनवा लीजिए, उसी से पल्ले बनवा लीजिए। ये सब क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं। एक ही रॉ मटेरियल है और उसी से जितना चाहें उतना प्रोडक्शन निकाल दें। क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, इसी से पेट्रोल निकलता है, इसी से डीजल निकलता है, इसी से मिट्टी का तेल निकलता है, इसी से कई अन्य पदार्थ भी निकलते हैं। ये क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ये सब संयुक्त उत्पाद हैं। शुगर केन, शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर केन उसका रॉ मटेरियल है और उससे न जाने कितनी चीजें बनती हैं। शुगर फैक्ट्रीज लाइट भी बनाती हैं, शराब भी बनाती हैं, चीनी भी बनाती हैं, और वो सीरा भी बनाती हैं, कई अन्य प्रोडक्ट बनाती हैं। ये सब क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट है, जहां पर एक ही रॉ मटेरियल से अन्य कई तरीके का प्रोडक्शन मिल जाए या कर लिया जाए, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। इनके लिए कॉस्टिंग अलग अलग की जाती है, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाई प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो हमारा फिनिश गुड्स है उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबकी अपनी अच्छी कॉस्ट होती है, सबकी अच्छी अपनी वैल्यू होती है। इस वजह से इनकी सबकी कॉस्टिंग अलग अलग करते हैं, लेकिन वर्ड है ज्वाइंट कॉस्ट। बात क्लियर हो गई? ओके, तो बाई प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट भी हमने जान लिया। ओके, अब क्या करते हैं? यहां का टोटल करते हैं हम। ओके, और यहां 1000 यूनिट्स हो गई, यहां पर 6 5 11, 2,10,000, 2,30,000 हो गया। यहां पर जब आए तो ये हमारा यही वाला यहां लेके आएंगे हम 1000, और ये 2,30,000। यहां लिखते हैं बाई
प्रोसेस बी अकाउंट, इसके बाद जो प्रोसेस बनाने वाले हैं हम, मान लो ये मेरा एक्स प्रोसेस था तो मैं वाई लिखता यहां पर। कैसे? अब यहां 5 2 7 3 10, इसका मतलब है यहां 100 यूनिट चली गई तो मुझे प्रोडक्शन कितने का मिला? 2900 यूनिट का मिला। कितना रुपया? 2,30,000 रुपये मैंने लगाया, उसमें से 3,050 रुपये मुझे रियलाइज हो गया। तो 0 5 9, और यहां पर 9 से 3 जाएगा तो 6, और यहां पर 2 और 2, 2,26,950 रुपए। कितना? 2,26,950 रुपए लगा करके मुझे 2900 यूनिट का प्रोडक्शन मिल गया। तो कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कॉस्ट का मतलब है 2,26,950 डिवाइडेड बाई 2900, जो कुछ आएगा वो मेरा आंसर यहां हो जाएगा। बात क्लियर है? तो लॉस इन वेट क्या करता है? आपकी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। स्क्रैप ऑफ मटेरियल क्या करता है? पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट भी क्या करता है? आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। ओके, बात क्लियर हो रही है? यहां हमने लिखा प्रोसेस बी अकाउंट, इसका मतलब है इसकी प्रॉपर एंट्री क्या हुई। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई है? मेरा प्रोसेस ए था, इसका मतलब है एंट्री हुई है प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। ओके, तो मैं कौन सा प्रोसेस बना रहा था? प्रोसेस ए। अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग इसलिए मैंने क्रेडिट पोस्ट किया, क्योंकि ये क्रेडिट है तो क्रेडिट पोस्ट किया, डेबिट वाला नाम पोस्ट किया, बाई प्रोसेस बी अकाउंट। अब जब मैं प्रोसेस बी अकाउंट बनाऊंगा तो अब प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, तो प्रोसेस बी अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले ये वाली कॉस्ट इतने रुपए के साथ, ये वाली यूनिट्स इतने रुपए के साथ मैं डेबिट में लिखूंगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू प्रोसेस ए अकाउंट। तो देखो यहां का पूरा खर्च, जो यहां का फिनिश गुड्स था, ए का ये फिनिश गुड्स था, बी में जाके ये रॉ मटेरियल बन जाएगा, डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। यहां पर 2900, यहां 2,26,950। फिर हम यही लिखेंगे टू मटेरियल्स टू वेज टू ओवरहेड्स। क्रेडिट साइड में फिर बाई लॉस इन वेट, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो भी होगा वो मैं लिखूंगा। बस फिर एक कॉस्ट निकलेगी, उसके बाद में एंट्री क्या लिखूंगा? अगली बार मैं एंट्री क्या लिखूंगा? जब मैं प्रोसेस बी में जाऊंगा तो प्रोसेस बी वाली यहां की आएगी तो उसको लिखूंगा प्रोसेस सी अकाउंट। अब प्रोसेस सी में लिखूंगा प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस सी, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा टू प्रोसेस बी अकाउंट। हर बार का रॉ मटेरियल, हर बार का फिनिश गुड्स अगले प्रोसेस में पहुंच करके रॉ मटेरियल बनता है। इस वजह से ये वाली कॉस्ट हम तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट प्रोसेस में ना आ जाएं। बात क्लियर हो गई आपको? एकदम क्लियर हो गई जी? क्लियर हो गई है। तो हमने जाना प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, हमने साथ में जाना कि इसका यूज क्या है, हमने फॉर्मेट इसका जाना, हमने लॉस इन वेट समझा, लॉस ऑफ स्क्रैप समझा, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट मैंने समझा, है ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट मैंने समझा। एक कंडीशन बहुत अच्छी बनेगी जब आगे कभी हम लोग चलेंगे, एक होता है लॉस की। जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लॉस की। तो दो तरीके के लॉस होंगे, एक होगा नॉर्मल वेस्टेज, लॉस ऑब्लिक वेस्टेज कर लें, और एक होगा एबनॉर्मल वेस्टेज। सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इसी का बनता है, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये 5%, ये 2%, ये सब क्या है? ये नॉर्मल वेस्टेज है। ये मुझे पता है कि जब मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटर करूंगा तो इतना वेस्ट हो जाएगा, ये मुझे पता है इतना वेस्ट हो जाएगा, मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। तो क्या है ये? नॉर्मल वेस्टेज है। ऐसा वेस्टेज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने से पहले पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञात है कि इतना नुकसान हो ही जाएगा, उसको हम कोई भी प्रयास कर लें रोक नहीं पाएंगे। उस नुकसान को क्या कहते हैं? उस वेस्टेज को क्या कहते हैं? नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं।
एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है? जो मेरी सोच थी नुकसान होने की उससे ज्यादा नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को एबनॉर्मल, असामान्य क्षय कहते हैं। जैसे मैंने सोचा था 20, 50, 70 यूनिट चली जाएंगी। बाई प्रोडक्ट ये मेरा सोच नहीं होता, ये तो कुछ दे के चला गया। मैंने सोचा था 70 यूनिट जाएंगी, ओके, लेकिन क्या हुआ, 100 यूनिट चली गई। क्या सोचा था मैंने? 70 यूनिट का नुकसान होगा, लेकिन कितना नुकसान हो गया? 100 यूनिट का। तो इसमें से 70 हटा दीजिए, 30 यूनिट जो है ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। 30 यूनिट क्या है? एबनॉर्मल वेस्टेज है, असामान्य हानि है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। असामान्य हानि का तात्पर्य, एबनॉर्मल वेस्टेज का तात्पर्य होता है जो लॉस मैंने सोचा था उसके ऊपर निकल गया लॉस, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज का पर यूनिट कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एबनॉर्मल वेस्टेज का पर यूनिट, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, एबनॉर्मल वेस्टेज का पर यूनिट कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर पहले एबनॉर्मल वेस्टेज के पहले ये कॉस्ट आ रही है तो बाद में भी यही कॉस्ट आएगी पर यूनिट, पर यूनिट। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल वेस्टेज को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है? देखो ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं। ओके, तो एबनॉर्मल वेस्टेज को कहां ट्रांसफर किया जाता है? पीएल में ट्रांसफर किया जाता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है पर यूनिट कॉस्ट पर। इसके होने पर भी पर यूनिट कॉस्ट वही रहेगी, इसके ना होने पर भी पर यूनिट कॉस्ट वही रहेगी। जब हम ये एबनॉर्मल वेस्टेज पर पहुंचेंगे तो ये बात हम आपको प्रमाणित करके वहां दिखाएंगे। बात क्लियर हो गई एकदम? अब अंतिम बात करूंगा, लास्ट एकदम बात बताऊंगा आपको। कई बार सिंपल क्वेश्चंस में आपको 2-3 प्रोसेस की बात कही जाती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नीचे क्वेश्चन के दे दिए जाते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, ए बी सी, उनकी अलग अलग कॉस्ट सबकी दी गई है, लेकिन नीचे लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 रुपीज। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों ही प्रोसेस में जानने हैं, कैसे ले जाओगे? तो नंबर 1, आपको इसका आधार दे दिया गया हो, क्वेश्चन में बता दिया गया हो हाउ टू एलोकेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम वैसे कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं कहा गया होगा, अगर कुछ नहीं कहा गया होगा तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेज रेशियो में डिवाइड करेंगे, हम अलग अलग एलोकेट करेंगे अलग अलग प्रोसेस में। If there is no information for allocation of indirect expenses, then we allocate on the basis of wage ratio. Okay, बात क्लियर है? तो आज मेरी तरफ से ये सेशन पूरा हो चुका है, जिसमें हम फॉर्मेट भी जान चुके हैं, इसका यूज भी जान चुके हैं, इसका मीनिंग भी जान चुके हैं, कई एक वर्ड्स का भी मीनिंग जान चुके हैं, उनके इफेक्ट को समझा है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बताइएगा, लेकिन जो भी आपको लगे वो जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना फटाफट अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा मेरी तरफ से मदद हो जाए, थोड़ी सी मदद सही लेकिन हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में और स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन, जहां पर 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।